स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, प्राणी तुम ईश्वर के अंश हो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं और सुप्रभात। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिवसीय भारत यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहमदाबाद में करेंगे मुलाकात। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में होंगे शामिल। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की करेंगे समीक्षा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में होंगे शामिल। 3000 युवाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से करेंगे बातचीत। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। उपस्थित छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित भी करेंगे उपराष्ट्रपति। इसरो का नए साल का पहला मिशन निगरानी क्षमता बढ़ाने वाले PSLV-C62 मिशन का करेगा प्रक्षेपण। मिशन के तहत इसरो अन्वेषा नाम के एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 को करने वाला है लॉन्च। विराट कोहली के शानदार 93 रनों की बदौलत वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने मिचेल निकोलस कॉनवे के अर्धशतकों के बल पर भारत को दिया था 301 रनों का लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। चुने हुए प्रतिभागी 10 अलग अलग विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी अंतिम प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे, जिनमें वो राष्ट्रीय महत्व के मुख्य क्षेत्रों के संबंध में युवाओं के दृष्टिकोणों और कार्यान्वित किए जाने वाले विचारों को साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से संबंधित निबंध संकलन जारी करेंगे। इस संकलन में युवा प्रतिभागियों द्वारा भारत की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और राष्ट्र निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर लिखे गए चुने हुए निबंध शामिल होंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग उसका दूसरा एडिशन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट पहुंचे, जहां उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से पहले ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार, उद्योग जगत और निवेशकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ये भारत के विश्व स्तरीय बंदरगाहों से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि देश के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है और पीपावाव और मुद्रा जैसे बंदरगाह ऑटोमोबाइल निर्यात के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स
आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और गुजरात इस मोर्चे पर इन्वेस्टर्स को पूरी सर्टेनिटी देता है। यहाँ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का इंटरनेशनल इकोसिस्टम मौजूद है। गुजरात सरकार की कौशल स्किल यूनिवर्सिटी फ्यूचर रेडी स्किल में युवाओं को तैयार कर रही है। ये ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भारत की पहली नेशनल लेवल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी रोड, रेलवे, एयरवे, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर के लिए स्किल मैन पावर तैयार कर रही है। यानी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहां टैलेंट पाइपलाइन भी एश्योर्ड है। आज ढेर सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में नए नए अवसर देख रही हैं और गुजरात उनके लिए प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। गुजरात में ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से दुनिया की उम्मीदें बढ़ रही हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने जीएसटी, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, लेबर कानूनों, न्यूक्लियर एनर्जी और उभरते हुए सेक्टर्स में भारत की तेज रफ्तार सुधार यात्रा पर जोर दिया, जिससे संस्थागत बदलाव, निवेशकों का भरोसा और लगातार आर्थिक विकास हो रहा है। आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है। भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। इससे देशवासियों को 100% बीमा कवरेज देने के अभियान को गति मिलेगी। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। भारत ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स को भी लागू कर दिया है। इससे वेजेज, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्री तीनों को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क मिला है। यानी श्रमिक हो या फिर इंडस्ट्री, सभी का इससे फायदा है। साथियों, आज भारत डेटा आधारित इनोवेशन का, एआई रिसर्च का, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। यानी भारत की पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत को एश्योर्ड एनर्जी की बहुत जरूरत है और इसका बहुत बड़ा माध्यम न्यूक्लियर पावर है। इसको देखते हुए हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया है। भारत ने पिछले संसद के सत्र में शांति एक्ट के जरिए सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ओपन कर दिया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, यहां उपस्थित सभी निवेशकों को मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है। भारत की रिफॉर्म जर्नी इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ चुकी है। एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैन संत श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज का ज्ञान महज किताबी नहीं है, बल्कि उनके आध्यात्मिक जीवन से परिलक्षित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद सुरेश्वर जी महाराज की 500वीं किताब के विमोचन पर अपने
वीडियो संदेश में कहा कि उनका व्यक्तित्व आत्मसंयम, सादगी और स्पष्टता का अद्भुत संगम है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी किताबें मनुष्य की सभी समस्याओं का सरल और आध्यात्मिक समाधान देती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब दुनिया विभाजन और संघर्ष के दौर से गुजर रही है, ऐसे में प्रेमनु विश्व विष्णु प्रेम का मंत्र हम सबको अपनाने की आवश्यकता है। महाराज साहब ने ज्ञान को सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि जीवन में उतार कर दिखाया है। औरों को भी जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया है। उनका व्यक्तित्व संयम, सरलता और स्पष्टता का अद्भुत संगम है। जब वे लिखते हैं तो शब्दों में अनुभव की गहराई होती है। जब वे बोलते हैं तो वाणी में करुणा की शक्ति होती है, और जब वे मौन होते हैं तो भी मार्गदर्शन मिलता है। महाराज साहब की 500वीं पुस्तक का विषय प्रेमनु विश्व અને વિશ્વનો પ્રેમ, ये शीर्षक अपने आप में कितना कुछ कह देता है। मुझे विश्वास है कि हमारा समाज, हमारे युवा और पूरी मानवता उनकी इस रचना का लाभ उठाएगी। इस विशेष अवसर पर ऊर्जा महोत्सव का ये आयोजन जन जन में एक नई विचार ऊर्जा का संचार करेगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वो अहमदाबाद और बेंगलुरु जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के फेडरल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से आज अहमदाबाद में मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेता आज सुबह लगभग 9:30 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे। उसके बाद लगभग 10 बजे वो साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके बाद सुबह 11:15 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय बैठकें होंगी। भारत जर्मनी ने रणनीतिक साझेदारी के हाल ही में 25 वर्ष पूरे किए हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता में सहयोग को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास सहित दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्ज क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे और दोनों देशों के व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।
और अब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आज के कार्यक्रमों पर एक नज़र। उपराष्ट्रपति आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह लगभग 10 बजे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। इस समारोह का आयोजन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नई दिल्ली में होगा। उपराष्ट्रपति इस दौरान दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भाषा मात्र संवाद का साधन नहीं बल्कि हमारी आत्मा और संस्कृति की संवाहक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग अपनी मिट्टी और जड़ों से जुड़े होते हैं वो अपनी भाषा में बात करने में गर्व महसूस करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी बजट सत्र में उनका प्रयास रहेगा कि सभी सांसद संसद में अपनी ही भाषा में बात करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर भारतीय भाषा में ही अपनी बात रखते हैं, जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक मंचों पर भारतीय भाषाओं का विस्तार हो। उन्होंने प्रवासियों से भी अपनी नई पीढ़ी को मातृभाषा से जोड़ने का आह्वान किया। हमारी इस वर्तमान पीढ़ी को जो दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है, जिसकी भाषा के एक एक शब्द के अंदर भारत की आत्मा संस्कृति बसती है, इस नई पीढ़ी को कैसे जोड़े, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि ये प्रयास हमें करना चाहिए कि प्रवासी भारतीय जो दुनिया के अलग अलग देशों में गए हैं, निश्चित रूप से उन्हें अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर गर्व है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भारत की हो चाहे दुनिया के अंदर किसी देश के अंदर जाने वाली पीढ़ी हो, उस पीढ़ी को भारतीय भाषा में सीखे। मैं भारतीय भाषा से सभी भाषाओं को, क्योंकि कई बार एक हिंदी पे बोलते हैं तो लोग विवाद पैदा हो जाता है, इसलिए सम्मेलन का विषय रखा कि भारतीय भाषा, क्योंकि मलयालम भाषा भी, तेलुगु भाषा भी, हमने तो सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हमें करना भी चाहिए। भारत में उपजी भारत की भाषा, भारत की बोली, जब भी तो कहते हैं कि दुनिया के अंदर भारत जितनी विविधताएं नहीं कहीं नहीं है। भारत की संसद में 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं का समांतर अनुवाद अब संसद में होता है और मुझे खुशी है कि कई माननीय सांसद अपनी भाषा के अंदर संसद के लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात कहते हैं। और मेरा प्रयास होगा कि इस बजट सत्र के अंदर भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सांसद सब अपनी भाषा में बात रखें, ताकि हम भारत की भाषाओं की विविधताएं उस संसद के लोकतंत्र के मंदिर में देख सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल कौमुदी कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल को एक ऐसे आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है जो सभी नागरिकों का विकास सुनिश्चित कर सके। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि द न्यू इंडिया अ न्यू केरला कॉन्सेप्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की कल्पना में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर बिजली उत्पादन और गृह संरक्षण तक इतने विविध विकास की कल्पना की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित केरल की कल्पना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी लाल किले से
रेड फोर्ट से रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर की बात करते हैं और पावर जनरेशन की बात करने के साथ साथ प्लेनेट प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। इतनी डाइवर्स डेवलपमेंट की कल्पना शायद ही किसी नेता ने भारत में लेकर आया और एक नया आत्मविश्वास जगाने का काम किया और इसी का परिणाम है कि हम 11 साल में आज दुनिया चकाचौंध होकर देख रही है, ऐसा भारत बना पाए हैं। गृहमंत्री ने सुरक्षा को विकास से जोड़ते हुए कहा कि केरल का विकास देश के बड़े लक्ष्य से जुड़ा है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर ही गुजरता है। आज केरल कौमुदी ने दी न्यू इंडिया ए न्यू केरल ये थीम जो रखा है उसमें न्यू इंडिया की कल्पना को मैं थोड़ा एलोबरेट करना चाहता हूं। हम एक ऐसे भारत की बात करते हैं जो भारत आकांक्षी है, उन्मत्त भविष्य के लिए, भविष्य के प्रगति के लिए जिसके मन में होप है, ऐसा आकांक्षी भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक आत्मविश्वासी भारत, ये तीन मिलकर नए भारत की कल्पना होती है और इसके लिए भारत के हर राज्य को अपने ऑप्टिमम लेवल पर विकसित करना ये हमारा लक्ष्य है। हम एक ऐसी राजनीति की भी कल्पना करते हैं, पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए जो पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर परफॉर्मेंस के आधार पर, परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स का इस देश में मोदी जी ने शुरुआत किया है, जो कंप्लेन की जगह कमिटमेंट में विश्वास रखता हो। कंप्लेंट्स होगी ही, देश कितना भी विकसित होगा, कंप्लेंट्स होगी, परंतु कमिटमेंट होना चाहिए कि हम हर कंप्लेन का निराकरण करेंगे और अपीजमेंट की जगह, तुष्टीकरण की जगह डेवलपमेंट कर कर किसी को अपीज न करना पड़े, ऐसी सोसाइटी की रचना में जो भरोसा करता हो। हम साइलेंस से स्ट्रेंथ की ओर जाना चाहते हैं। जो चुप बैठे हैं, दबकर बैठे हैं, उनकी ताकत इतनी हो को उनको चुप रहने की जरूरत न पड़े। हम डाउट से डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं और डिले से डिलीवरी की ओर जाना चाहते हैं। अगर इस 6 मुद्दों को हम इकट्ठा करते हैं तो आज की भारत की कल्पना सटीक तरीके से नए भारत की कल्पना कर सकते हैं। इसरो के PSLV C62 मिशन का प्रक्षेपण आज श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाने वाला है। PSLV C62 मिशन आज सुबह 10:17 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। ये इसरो के भरोसेमंद रॉकेट PSLV की 64वीं उड़ान होगी। इस मिशन का मुख्य पेलोड EOS N1 है, जिसे अन्वेषा नाम दिया गया है। ये सैटेलाइट DRDO ने तैयार किया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है। रविवार को वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। इस टीम को डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 21.4 ओवर में 117 रन की साझेदारी की। जवाब में भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 49वें ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने भारत को संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 8.4 ओवर्स में 39 रन जुटाए। रोहित 29 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद
गिल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 रन जुटाकर टीम को 157 के स्कोर तक पहुंचा दिया। कोहली 91 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 49 रन की पारी खेली। केएल राहुल और हर्षित राणा ने 29 रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोहली ने संकारा को पीछे छोड़ा है। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हो गए हैं। उन्होंने इस पारी में 42वां रन बनाते ही श्रीलंका के कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया। कोहली से आगे सिर्फ अब सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके कुल 34,357 रन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजनकारी तत्वों को परास्त करने के लिए देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की है। रविवार को गुजरात में प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर देशवासियों से अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए विकसित भारत के लिए कंधे से कंधा और दिल से दिल मिलाकर चलने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था और समर्पण का पर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पर्व केवल ऐतिहासिक वैभव का प्रतीक नहीं, बल्कि ये सोमनाथ मंदिर की अनंत यात्रा को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का अवसर भी है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस पर्व से जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी, इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत, ये उत्सव अद्भुत है। मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति, ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है।